नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम हैं ना ऑलवेज विद यू में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मगध साम्राज्य आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें विभिन्न वंशों ने शासन किया। देखते हैं, एक एक वंश को बारीकी से देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला जो वंश था मगध साम्राज्य पर, वो कौन सा था? वृद्धरथ वंश था। ठीक है, वृद्धरथ वंश का जो शासनकाल है वो अज्ञात है, इसके काल का कोई पता नहीं है। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश है। देखिए, मगध पर शासन करने वाला वास्तविक पहला वंश तो हर्यक वंश है, लेकिन अगर एग्जाम में वृद्धरथ वंश भी आपको दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो वृद्धरथ वंश ज़्यादा सही उत्तर होगा। ठीक है, हर्यक वंश और वृद्धरथ वंश दोनों वंश दिए हुए हों तो आप हर्यक वंश को सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्थापना किसने की वृद्धरथ वंश की? ये वृद्धरथ ने की थी। शासकों का क्रम देख लेते हैं। वृद्धरथ, जरासंध। जरासंध कौन? जरासंध वही जरासंध जिसने श्री कृष्ण के साथ कई बार युद्ध लड़ा और श्री कृष्ण के समकालीन ये शासक था। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है रिपुजन्य। अंतिम शासक है जो इसका सामंत था। रिपुजन्य का सामंत भट्टिय द्वारा इसकी हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार वृद्धरथ वंश का अंत होता है और हर्यक वंश की स्थापना होती है। देखिए, अगला हर्यक वंश है। इसका जो शासनकाल है वो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल है वो हर्यक वंश का है। ये मगध साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है, शासकों का क्रम देख लेते हैं। भट्टिय प्रथम, जो कि सामंत भट्टिय था, उसने सामंत भट्टिय ने रिपुजन्य का वध करके और हर्यक वंश की स्थापना की। लेकिन जो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? बिंबिसार को, जिसका शासनकाल था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का। फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु, इसका शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का। अजातशत्रु के बाद उदयनी के बाद अनिरुद्ध के बाद मुंड, और फिर आता है नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी गई, जो कि बनारस का राज्यपाल था। ठीक है, अब देख लेते हैं बिंबिसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बिंबिसार मगध को विवाह के माध्यम से राजनीतिक एकता सूत्र में बांधने वाला जो है पहला राजा था। मगध को राजनीतिक एकता सूत्र में बांधने का इसने प्रयास किया। जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, जो बुद्ध और महावीर थे वो इनके समकालीन थे। जो बिंबिसार है उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है, किसको? राजगृह को बनाया, गिरिवज्र राजगृह। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं इसकी। जो बिंबिसार है उसकी ये एक प्रशासनिक तंत्र था, उसमें एक सेनिया, ये प्रशासनिक इकाई थी। वो क्या होती थी कि नियमित व स्थायी सेना को रखने वाला कौन होता था? सेनिया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अजातशत्रु की। अजातशत्रु, इसे कणिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजातशत्रु पहले बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसने प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में करवाई। देखिए, इसी के काल में बुद्ध, महावीर व मौर्यपुत्र का निर्वाण हुआ, मतलब मृत्यु प्राप्त हुई इन्हें अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर आते हैं, ये अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अनुयायी था। अजातशत्रु ने वज्जी, काशी, लिच्छवी इन तीनों पर विजय प्राप्त की और ये पहला पितृहंता है। इसने अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया था। ठीक है, और खुद राज्यकार्य संभालने लग गया था। फिर अजातशत्रु के बाद उदयनी, यानी कि इसका जो और नाम था उदयभद्र था, दूसरा नाम उदयनी का। उदयनी ने मगध पर शासन किया। इसने
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को, देखिए इसने पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनवाया। और ये पाटलिपुत्र सोन व गंगा नदी के संगम स्थल पर इसने बनवाया। उदयनी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उदयनी ने भी अजातशत्रु की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। फिर जो हर्यक वंश है उसका अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग, जो कि बनारस का राज्यपाल था, उसने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा जो वंश है मगध पर शासन करने वाला वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक शिशुनाग था। और शासन क्रम देख लेते हैं हम शासक क्रम का। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन और 9 भाइयों ने मिलकर शासन किया। ठीक है, ये 361 से 344 तक शासन किया। अब देख लेते हैं शिशुनाग ने 2 राजधानियां मगध की बनाई। कौन कौन सी? एक राजगृह, दूसरी वैशाली। जो हम बात करते हैं कौन सा? वज्जी महाजनपद, उसकी राजधानी वैशाली थी। तो इसने मगध को वज्जी को जीत लिया था अजातशत्रु ने पहले ही, और इसने वैशाली को राजधानी बना दिया। ठीक है, वत्स, कौशल और अवंती, इन तीनों को जीतने वाला कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश से शिशुनाग। इन तीनों महाजनपदों को इसने जीत लिया, वत्स, कौशाम्बी व अवंती, और जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बना दी पुनः। ठीक है, जो उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उस पाटलिपुत्र को कालाशोक ने वापस से मगध की राजधानी बना दी। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित करवाई। वैशाली जो कि द्वितीय राजधानी बनाई थी इसने, उसमें द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित करवाई। कालाशोक को अग्रसेन, जो कि महापद्मनंद से बाद में जाना गया। अग्रसेन कौन था? कालाशोक का नाई था। अग्रसेन को कालाशोक की रानी से प्रेम हो जाता है और उस रानी के साथ मिलकर कालाशोक की हत्या कर देता है और फिर बाद में नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नंद वंश के बारे में। नंद वंश को नवानंद या नवभाद्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 राजा हुए थे। और इसका जो शासनकाल है वो है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 या 23 ईसा पूर्व इसके शासनकाल को माना जाता है। देखिए, इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, जिसे अग्रसेन बहुत सारी सेनाओं का स्वामी, उग्रसेन जो अत्यधिक उग्र हो, सर्वशत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने का इसने प्रण लिया। सर्वशयांतक भी इसे कहा जाता है। और परशुराम की संज्ञा भी मिली। परशुराम जी ने भी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रण लिया था। तो इस प्रकार इसे परशुराम की संज्ञा भी मिली। नंदवंश का शासक क्रम देख लेते हैं। महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद में अंतिम जो इसका शासक था वो था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मार दिया जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में की जाती है। देखिए, महापद्मनंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो राजा खारवेल है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले कलिंग विजय का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथीगुम्फ अभिलेख में। ठीक है, और कलिंग में तनसुली नहर निर्मित, इसका प्रमाण भी हाथीगुम्फा अभिलेख में ही प्राप्त होता है। अब देखिए, जो महापद्मनंद है वो प्रथम शासक ऐसा है जो एक राट का पद प्राप्त करता है और एक छत्र के साम्राज्य की नींव भी महापद्मनंद द्वारा रखी जाती है। फिर नेक्स्ट जो शासक होगा अंतिम नंद वंश का, वो है घनानंद या अगेमीज। ये देखिए, घनानंद अंतिम शासक था
नंद वंश का, ये मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मार दिया जाता है और तब मौर्य वंश की स्थापना मगध पर होती है। अब नंद वंश के बारे में कुछ तथ्य कि मुद्रा राक्षस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिनमें नंदों को क्षत्रिय कहा गया, ठीक है, और बाकी ग्रंथों में नंदों को शूद्र बताया गया है। अब देखिए सिकंदर, जो महान सिकंदर था, उसके समकालीन मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर कब आया भारत पर? 326 से 325 ईसा पूर्व। इसी सिकंदर के आने के कारण जो चाणक्य है वो घनानंद को चेतावनी देने आए थे कि भारत देश संकट में है और सिकंदर आक्रमण करने वाला है, लेकिन घनानंद चाणक्य का अपमान करके मगध साम्राज्य से उसे बाहर निकाल फेंकता है और इसी से क्रोधित होकर चाणक्य घनानंद को मारने का प्रण लेता है और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाकर घनानंद को मृत्यु प्रदान करते हैं, घनानंद का अंत कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। देखिए जब सिकंदर आक्रमण करता है, ठीक है, सिकंदर सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा? आम्बी तक्षशिला। देखिए तक्षशिला पर इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही राजा आम्बी, जो कि तक्षशिला का राजा था, आम्बी को प्रथम देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए आम्बी को प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारत पर ईरानी व यूनानी आक्रमण हुए। देखिए पहले देख लेते हैं ईरानी आक्रमण देख लेते हैं। डेरियस प्रथम, जो कि 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व तक शासक रहा, ये हखमनी वंश का शासक था, जो प्रथम ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया और गांधार, कंबोज और पूरा सिंध प्रांत इसने अधिकार में ले लिया और उन्हें अपना 20वां प्रांत बनाया, ठीक है, और यहाँ से उसे 360 टैलेंट एक मुद्रा क्या बोलते हैं मात्रक होता है, तो 360 टैलेंट राजस्व इसे प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ वो हुआ भारत पर सिकंदर, जो कि एक यूनानी था। सिकंदर काबुल के मार्ग से हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ भारत आया था, गांधार पर आक्रमण किया और फिर आम्बी का आत्मसमर्पण हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर ये दूसरा युद्ध हाइडेस्पिस या झेलम या वितिस्ता का युद्ध किससे लड़ेगा? पौरस से लड़ेगा, जो कि कश्मीर क्षेत्र का राजा था, ठीक है। इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है और विजय के बाद निकैया नामक नगर ये इसके द्वारा बसाया जाता है और बेवकूफला नामक नगर भी इसके द्वारा बसाया जाता है। अब देखिए जो थोड़ी बहुत एक दो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, जो मगध साम्राज्य के बारे में है कि इसकी राजधानी को लेकर। देखिए सबसे पहले इसकी राजधानी कौन सी? राजगृह, जो बिंबिसार ने बनाई, हर्यक वंश का राजा था। फिर हर्यक वंश के ही राजा उदयनी ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। पाटलिपुत्र बनने के बाद शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने राजगृह व वैशाली को राजधानी बना दिया और फिर शिशुनाग वंश के ही राजा कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। तो इस प्रकार इसकी राजधानी इस प्रकार बदलती गई और अंतिम रूप से कालाशोक द्वारा बनाई गई पाटलिपुत्र
अंतिम राजधानी हो गई, बन गई। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आक्रमण हुए भारत पर। देखिए, भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुए उसके फलस्वरूप भारत को क्या मिला? खरोष्टी लिपि मिली, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला प्राप्त हुई। ईरानियों की शतरण प्रणाली, शतरण मतलब जो महाजनपद है या फिर जो देश है उसे प्रांतों में विभाजन करने की प्रणाली हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ईरानियों से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, शतरण प्रणाली का प्रचार हुआ। और फिर चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला। घंटा आकार के जो गुंबज बनाए जाते हैं मंदिरों में, काफ़ी उपयोग में लिए गए बाद में, वो कहाँ से आए थे? ईरानियों से आए थे। फिर पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी ईरानी आक्रमण के स्वरूप भारत को मिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिकंदर के साथ नियाकर्स, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस फर्स्ट इतिहासकार भारत आए थे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में सीधा सीधा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं एक पॉइंट, अजातशत्रु प्रथम पितृंता, उदयनी द्वितीय पितृंता और हर्यक वंश सर्वाधिक पितृंता हर्यक वंश में हुए। तो ये भी एक पॉइंट है। अब देख लेते हैं इस फटाफट एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, मगध साम्राज्य पहला वंश त्रैदरथ वंश, जिसके राजा रिपुजन्य अंतिम राजा, और वैसे मगध पर शासन करने वाला पहला वंश माना जाता है, लेकिन वास्तविक वंश हर्यक वंश है। इसका जो अंतिम राजा था त्रैदरथ वंश का रिपुजन्य, इसे भट्टिया सामंत द्वारा मार दिया जाता है और हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश की स्थापना के बाद जो बिंबिसार है ये इसका वास्तविक संस्थापक है। और फिर अजातशत्रु, उदयनी, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक इस प्रकार से इसके शासक हुए। और नागदशक की हत्या शिशुनाग कर देता है। शिशुनाग बंगाल वो बनारस का राज्यपाल होता है और शिशुनाग हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। बिंबिसार ने एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया विवाह के माध्यम से, और बुद्ध महावीर के समकालीन राजधानी इसने राजगृह बनाई। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति करवाएगा राजगृह में, और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध जैन दोनों धर्मों का अनुयायी। इसने वज्जी काशी लिच्छवी पर विजय प्राप्त की। उदयनी अजातशत्रु को मारकर शासक बना, राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, पाटलिपुत्र नामक नगर उदयनी ने बसाया, सोन गंगा नदी के संगम पर बनाया। फिर नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का शासनकाल है। संस्थापक शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन 9 भाई, ये इस प्रकार शासक क्रम है। शिशुनाग ने 2 राजधानियाँ बनाई, राजगृह वैशाली। फिर कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को अंतिम रूप से बनाया। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। ठीक है, कालाशोक को अग्रसेन महापद्मनंद ने मार दिया, नंदवंश की स्थापना हो गई। नंदवंश नवानंद या नवभाद्र वंश। ठीक है, संस्थापक महापद्मनंद, उग्रसेन शत्रांतक, सर्वशयांतक या परशुराम की संज्ञा भी इन्हें मिलती है। ठीक है, शासक क्रम हो गया पद्मनंद और अंतिम घनानंद। महापद्मनंद हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ। राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताता है कलिंग विजय के बारे में। प्रथम उल्लेखित कलिंग में तंसुली नहर का निर्माण भी इसी अभिलेख से हमें जानने को मिलता है। एक राट का पद प्राप्त किया, एक छत्र साम्राज्य की नींव रखी। घनानंद अगेमेज के नाम से जाना जाता है। नंदों को मुद्रा राक्षस में क्षत्रिय कहा और बाकी ग्रंथों में शूद्र कहा। सिकंदर के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही आम्बी था तक्षशिला, जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, नेक्स्ट ईरानी और यूनानी आक्रमण है। प्रथम आक्रमण डेरियस प्रथम ईरानी था। ठीक है, गांधार कंबोज पूरा सिंध पर अधिकार किया। और नेक्स्ट सिकंदर यूनानी आक्रमण, काबुल के मार्ग से हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आया, गांधार पर आक्रमण किया, आम्बी का आत्मसमर्पण हुआ, अभी पढ़ चुके हैं हम।
नेक्स्ट देख लेते हैं हाइडेस्पिस झेलम या फिर तीस्ता का युद्ध, जो कि सिकंदर और पोरस के मध्य होगा। सिकंदर युद्ध जीत जाता है और विजय के बाद निकैया नामक नगर बसाता है और बेवकूफला भी इसी ने बसाया था। फिर राजधानियों के बारे में देखा हमने, और फिर ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप हमें भारत को क्या प्राप्त हुआ। करस्टो लिपि अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, ईरानियों की शतरंज प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार की गुंबज की कला, स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, और सिकंदर के साथ ये इतिहासकार भारत आए। और इस प्रकार हमने यहाँ पर मगध साम्राज्य को पूरा पढ़ लिया है। हमने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हम हैना के नाम से जाना जाता है, वो हम हैना इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।